हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का स्टडी करेंगे। कैलकुलस में डिफिनिट इंटीग्रेशन का स्टडी करेंगे और डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी वैसे इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे जो प्रॉपर्टी बेस्ड होगा। अभी तक जो हम लोगों ने इंटीग्रल को इवैल्यूएट किया था वो प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं था। अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे जो प्रॉपर्टी बेस्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और तब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मेरा जो टॉपिक होगा ये होगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट और इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, इसका मुझे स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रल की कितनी सारी प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टी का यूज करके मुझे इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट करना है। तो एक प्रॉपर्टी हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि डिफिनिट इंटीग्रल फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि डिफिनिट इंटीग्रल्स does not contain constant of integration। शॉर्ट में इसे COI भी बोलते हैं, कैपिटल C, स्मॉल O और कैपिटल I। कह रहा है कि जो डिफिनिट इंटीग्रल है वो डिफिनिट इंटीग्रल जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कंटेन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है इसको भी हम लोगों ने देखा था। तो एक बार और उसे हम रिकॉल करना चाहेंगे कि इस बात को हम एक्सप्लेन कैसे करें। तो एक्सप्लेनेशन अगर हम इसका देंगे तो ऐसे कोई इंटीग्रल है a to b है और यहाँ fx dx है, ओके, और मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। तो ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि ये स्मॉल f है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद ऐसा सिचुएशन बनता है, कैपिटल fx और प्लस में c, और लोअर लिमिट कितना है स्मॉल a और अपर लिमिट कितना है स्मॉल b। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि इसे इंटीग्रेट करने के बाद ऐसा है। अब आप कहेंगे आपको कैसे मालूम चल रहा है कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो मुझे पता नहीं लग रहा है क्योंकि ये एग्जैक्ट फंक्शन तो कोई है नहीं, यहाँ डैश भी नहीं लगा हुआ है। हमने उसे एज्यूम किया कि स्मॉल fx का इंटीग्रल कैपिटल fx हो रहा है और प्लस में c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर मैंने क्या बताया कि अब यहाँ इनपुट सप्लाई करते हैं, जहां जहां x है वहां अपर लिमिट पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां अपर लिमिट पुट करेंगे। तो ये होगा fb प्लस c माइनस, जहां जहां x है वहां वहां लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये होगा fa और प्लस में c ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब आप देखेंगे कि जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैपिटल F B प्लस में C क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस में फिर कैपिटल F है और माइनस में C, ये दोनों डिलीट हो जाएगा। और फाइनली हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, फाइनली हमने ऑब्टेन किया FB
और माइनस में एफ है, एफ बी माइनस एफ। अब इसमें देखेंगे कि सी यहाँ से इलिमिनेट हो गया। पहले स्मॉल सी था, लेकिन बाद में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो स्मॉल सी वहाँ से डिलीट हो जा रहा है। ये इस बात को इंश्योर करता है कि डिफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कंटेन नहीं करता है। इसीलिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है और इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम ध्यान रखेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कंटेन नहीं करता है, डिजर्व नहीं करता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि शुरू के लेक्चर में जब हमने डिफिनिट इंटीग्रल को कैलकुलेट किया तो कहीं पर भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का डिस्कशन नहीं किया, जबकि इंडिफिनिट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में याद रखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी में हम ये लिख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल does not change. The value of integral does not change. कह रहा है कि इंटीग्रल का वैल्यू चेंज नहीं होता है। कब? if variable is replaced by another variable, कह रहा है कि इंटीग्रल का वैल्यू चेंज नहीं होता है अगर वेरिएबल को हम रिप्लेस कर दें किसी अदर वेरिएबल से। इसका क्या सेंस है? इस बात के कहने का क्या सेंस होता है कि कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है a to b और ये लिखा हुआ है fx dx, तो हम पूछेंगे कि यहाँ वेरिएबल क्या है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ वेरिएबल x है। अब हम कहेंगे कि अगर हम वेरिएबल को z कर दें तो ये क्या बन जाएगा? fz हो जाएगा और ये dz हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डज नॉट चेंज if variable is replaced by another variable। कह रहा है कि इंटीग्रल का वैल्यू चेंज नहीं होता है अगर हम वेरिएबल को किसी अदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दें। मीनिंग ये कि वेरिएबल यहाँ है x, यहाँ क्या है वेरिएबल x, यहाँ वेरिएबल क्या है z। तो कह रहा है कि जहां जहां x है वहां वहां अगर हम z लिख देते हैं तो उससे इंटीग्रल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे? तो देखिए, अब इसको हम एक्सप्लेन करके भी दिखा रहे हैं आपको। एक्सप्लेनेशन, इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये आया कैपिटल Fx और यहाँ पर a to b। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा कैपिटल F z और a to b। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, या यूं कहें कि इनपुट क्या है, तो इनपुट जो है यहाँ पर x है। तो जहां जहां इनपुट है वहां वहां अपर लिमिट रखिए।
तो ये बनेगा एफ बी और माइनस में एफ इज इक्वल टू, अब इसमें क्या है, जेड है, तो जहां जहां जेड है वहां वहां अपर लिमिट रखें, तो ये हो जाएगा एफ बी, कैपिटल एफ बी और माइनस में एफ। देखिए दोनों सेम ही आ गया, और ये इस बात को प्रूफ कर दिया, ये दोनों जो है इक्वल होता है, प्रूफ कर दिया। तो ध्यान रखेंगे, कहेंगे कोई एग्जाम्पल इसका दिखाइए, तो एग्जाम्पल में हम आपको बता दें कि अगर कहीं लिखा है 0 to π/2 और यहाँ लिखा हुआ है sin x dx, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, तो आप बोलेंगे कि वेरिएबल x है। अगर हम इसे ऐसे कर दें, कोई चेंजिंग ना करें और पूरा वेरिएबल जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने थीटा कर दिया, sin थीटा d थीटा, तो ये देखेंगे कि ये दोनों इक्वल होता है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो वहीं कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डज नॉट चेंज इफ वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वेरिएबल। कह रहा है कि इंटीग्रल का वैल्यू चेंज नहीं होता है अगर हम वेरिएबल यानी चर के स्थान पर कोई दूसरा चर जो है रख दें। ओके, ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसका, इसे हम ध्यान रखेंगे। अब कहेंगे इसका यूज कहाँ करना है, तो यूज हम लोग देखेंगे आगे, अभी आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसका देख रहे हैं। थर्ड में हमने लिखा कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल does not change the value of integral does not change, only sign changes। The value of integral does not change, only sign changes if limits are interchanged। If limits are interchanged, तो लिमिट्स आर इंटरचेंज का मतलब ये हुआ कि इंटरचेंज मीन्स होता है अदला बदली, और लिमिट का सेंस यहाँ पर क्या है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट से, और इंटरचेंज का मीनिंग तो आप समझते हैं, अदला बदली करना। इसे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डज नॉट चेंज, कह रहा है कि इंटीग्रल का वैल्यू चेंज नहीं होता है, सिर्फ चिन्ह बदलता है, ओनली साइन चेंजेस, सिर्फ चिन्ह बदलता है इफ लिमिट्स आर इंटरचेंज। कह रहा है कि अगर लिमिट का अदला बदली कर दे हम, तो उस कंडीशन में उस इंटीग्रल का वैल्यू नहीं चेंज होता है, सिर्फ उसका साइन चेंज होता है। कहेंगे इसका क्या सेंस हुआ, तो देखिए दैट इज, कहीं लिखा हुआ है a to b और यहाँ fx dx लिखा हुआ है। पूछेंगे कि इसका इंफेरियर लिमिट क्या है, तो आप बोलेंगे स्मॉल a है, सुपीरियर लिमिट क्या है, स्मॉल b है। हम कहेंगे दोनों को इंटरचेंज करिए, दोनों का म्यूचुअलिंग करिए, तो दोनों का जब म्यूचुअलिंग करेंगे तो ये हो जाएगा b to a, कितना हो जाएगा, b to a हो जाएगा, और ये हो जाएगा fx dx, कितना हो जाएगा, b to a और कितना fx dx हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिफिनिट इंटीग्रल में अगर हम लिमिट का अदला बदली कर दें, तो कहता है कि उससे उसकी वैल्यू पर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ इसका साइन बदल जाएगा। मीन्स कि यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता।
वही कहना चाह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डज नॉट चेंज, ओनली साइन चेंजेज, मतलब कि सिर्फ चिन्ह बदलता है। इफ लिमिट्स आर इंटरचेंज, कह रहा है कि अगर उसके लिमिट को अदला बदली कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका साइन बदल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों बदलेंगे। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम क्यों चेंज करेंगे उसको। अगर हमारा इंफेरियर ए है और सुपीरियर बी है तो हम इसे क्यों अदला बदली करेंगे। तो आप देखेंगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन का नेचर ऐसा आएगा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आपको वहां इंटरचेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसका स्टडी हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए इस बात को कहने का क्या सेंस है कि जब हम इसे, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं कि जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हमने कह दिया कैपिटल Fx और ये हो गया a to b, ओके। यहाँ है माइनस और इसको भी हमने इंटीग्रेट किया तो Fx हो गया और ये हो गया b to a। पुटिंग का जो स्टाइल है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपर लिमिट, तो ये बनेगा fb और माइनस में हो जाएगा fa, ओके। फिर यहाँ पर है माइनस, जहाँ जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा fa और माइनस में हो जाएगा fb और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अब हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा fb और माइनस में fa और माइनस से फिर यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस fa और ये प्लस में हो जाएगा fb, ऐसे हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, बोथ आर सेम, क्योंकि fa माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, ओके। तो इस बात का हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं हम, मतलब कि अदला बदली करते हैं, तो उसका वैल्यू नहीं बदलता है, सिर्फ उसका चिन्ह बदल जाता है। अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी का डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है इसे हम कह रहे हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी, स्प्लिट का मतलब होता है उसको बिखेरना, तोड़ना, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। अभी स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसको लैंग्वेज में नहीं लिखना है, बहुत लंबा हो जाएगा, इसे हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि ऐसे कहीं लिखा हुआ है लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है और ये है fx dx, ओके। तो कहता है कि ऐसे इंटीग्रल को हम स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए स्प्लिट कैसे कर रहे हैं, a से c लिख रहे हैं और fx dx, और इसका क्वालिटी होता है कि जहां ये एंड करता है नेक्स्ट वाला वहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो c to b और fx dx। अब इसमें नया आपको ये दिख रहा होगा कि ये c कहां से आ गया, और आ भी गया अगर तो इस c का क्या महत्व है, यहाँ पर c क्या होता है, तो उसके बारे में कंडीशन इम्पोज करता है कि वेयर c जो है वो a और b के बिटवीन में, c जो है वो a और b के बिटवीन में होता है। और ये जो है 2 पार्ट में भी ब्रेक हो सकता है, 3 पार्ट में भी हो सकता है, 4 पार्ट में भी हो सकता है, कितना भी पार्ट में इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। कहेंगे कोई एग्जाम्पल बताइएगा, एक सिंपल फॉर्म, और तब हम ये बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, आखिर इस प्रॉपर्टी को पढ़ने का क्या पर्पस है। अगर सिंपली इंटीग्रेट हो जाता है तो फिर हम स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे, एक एग्जाम्पल कि कहीं पर लिखा हुआ है 0 to पाई है और sin x है
dx है, ये एक इंटीग्रल है। ओके, कहेंगे इसे इवैल्यूएट करिए तो कितना आएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos x होगा और 0 से पाई। जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस बाहर कर लीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट माइनस, जहाँ x है वहाँ लोअर लिमिट। cos पाई का वैल्यू -1, cos 0 1 और ये फाइनली 2 है। ओके, फिर उसी क्वेश्चन को देखिएगा हम एक और तरीका से कैसे लिख रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई है, मतलब 0 से 180 डिग्री, रेडियन में लिखा होगा इसलिए। तो 0 से 180 डिग्री के बीच में कोई एक वैल्यू बताइए जिसकी जो स्टैंडर्ड है। तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, बहुत सारा वैल्यू है। तो कोई भी एक वैल्यू को हम चुन लेते हैं। मान लीजिए कि हम चुनते हैं 90 डिग्री, तो हमने लिख दिया 0 से π/2 और यहाँ आया sin x dx प्लस, फिर मैंने बताया था कि जहाँ पर ये इंड करेगा नेक्स्ट वाला वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, π/2 से लेकर पाई और ये हुआ sin x dx। आप मुझे इंटीग्रेट करके बताएंगे कि क्या इसको इंटीग्रेट करने के बाद से वही चीज ऑब्टेन होता है क्या। आप देखिए बीच में एंट्री कौन मारा, तो बीच में हीरो की तरह जो एंट्री मारा है वो है π/2। तो इसी π/2 के बारे में कह रहा था कि इसका लोअर और इसका अपर, तो लोअर कितना है 0, अपर कितना है पाई। तो कह रहा था कि ये लोअर और अपर के बिटवीन में पढ़ना चाहिए, मिड में पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कर रहा है हम, कह रहे हैं कि उसी के बिटवीन में होना चाहिए, वही कंडीशन यहाँ इम्पोज किया हुआ था। तो आप लोग मुझे बताएंगे इसको सिंप्लीफाई करके कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ये भी 2 ही आएगा क्या। अगर 2 आएगा तो ये प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट है। कुछ लोग इसे ऐसा करेंगे, हमने तो π/2 का सिलेक्शन कर लिया है, बट ये नेसेसरी तो नहीं है कि हम वहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का ही सिलेक्शन करेंगे। कुछ लोग वहाँ 30 डिग्री का सिलेक्शन करिएगा। तो आप ऐसे लिखिएगा एक बार, 0 से लेकर और 30 डिग्री, क्या लिखेंगे 0 से 30 डिग्री और फिर यहाँ पर 30 डिग्री से 180 डिग्री, और फिर बनाकर देखेंगे, फिर इसे इवैल्यूएट करके कि फिर क्या हम वही आंसर ऑब्टेन कर रहे हैं क्या। ओके, तो अगर उसे ही ऑब्टेन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी सही है। अब इस स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी की और भी बहुत सारी बातें हैं। अभी हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। अब उसका और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में और भी उसकी बहुत सारी बारीकियों को हम लोग समझेंगे और ये भी देखेंगे कि स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्यों नेसेसरी है, उसे रखना क्यों जरूरी है। ओके, तो आप ये 4 प्रॉपर्टी लर्न कर लेंगे और अब इस 4th नंबर प्रॉपर्टी को हम लोग और आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।